हेलो चिल्ड्रन। हमारे पिछले वीडियो में हमने रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर का सीरीज रेजोनेंस देखा था। आज हम उसी रेजोनेंस के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है फाइंड द पावर फैक्टर एट रेजोनेंस। तो चिल्ड्रन, आप सबको पता है पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर इज गिवन बाय cos phi विच इज R by Z। जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर PF लिख देता हूं, R बाय जो Z होता है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर। और रेजोनेंस पे क्या होता है? एट रेजोनेंस XL और XC तो इक्वल हो जाते हैं, तो ये पूरा उड़ जाएगा। तो पावर फैक्टर हो जाएगा R अपॉन R, ये पूरा उड़ जाएगा। अंडर रूट R स्क्वायर मतलब R होता है, तो पावर फैक्टर हो जाएगा 1। यानी कि अगर आप एक LCR सीरीज सर्किट लो और अगर वो रेजोनेंस पे हो तो उसका पावर फैक्टर 1 होता है। पावर फैक्टर 1 का मतलब है वो प्योरली रेजिस्टिव हो जाता है। ये तो हमने पहले भी देखा था कि रेजोनेंस पे सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चिल्ड्रन, एक LCR सर्किट दिया हुआ है और रेजोनेंस के लिए C की क्या वैल्यू होगी ये हमें पूछा है। तो चिल्ड्रन, अगर आप ध्यान से वोल्टेज सोर्स को देखो तो ये तो ओमेगा होता है, तो ओमेगा की जो वैल्यू है वो 50 पाई है। यानी कि ये सर्किट का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो 50 पाई है और इस 50 पाई पे रेजोनेंस हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। तो यानी कि मैं इसको ओमेगा नॉट भी लिख सकता हूं, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी लिख सकता हूं। तो रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 50 पाई, एल की वैल्यू है 0.1 हेनरी, सी की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट LC। देयरफॉर ओमेगा नॉट की वैल्यू है 50 पाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट L की वैल्यू है 0.1 और ये हो गया C। चलिए अब मैं कर दूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 2500 पाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 0.1 इंटू C। चलिए पाई स्क्वायर लगभग 10 होता है, देयरफॉर C की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 2500, पाई स्क्वायर लगभग 10 होता है और यहां पे 0.1 है, तो C की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 2500 फैरेड। इसको आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं पर मैं यहीं पे इस आंसर को छोड़ रहा हूं। तो अगर कैपेसिटर का वैल्यू हो गया 1 अपॉन 2500 फैरेड, तो ये जो सर्किट है ये रेजोनेंस में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर एक कैपेसिटर रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया जाए सीरीज में तो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट होगा 60 डिग्री। यानी कि अगर एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टर है सीरीज में तो जो फेज डिफरेंस होगा वो होगा 60 डिग्री। और अगर एक इंडक्टर को उसी रेजिस्टर से कनेक्ट कर दिया जाए तो दूसरे केस में एक इंडक्टर है और वही रेजिस्टर R है, इस केस में भी फेज डिफरेंस 60 डिग्री है। तो अगर इन तीनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाए, ये देखो तीनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाए, इफ बोथ आर कनेक्टेड विथ 2 ओम, जो रेजिस्टर है वो 2 ओम है, देखो रेजिस्टर जो है वो 2 ओम है, तो रेजिस्टर की वैल्यू 2 ओम है। अगर इन दोनों को 2 ओम के रेजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, पहले अकेले अकेले कनेक्ट किया था, अब दोनों को कनेक्ट कर दिया और वोल्टेज लगा दिया हमने 10√2 sin 100 पाई t, √2 sin 100 पाई t। तो पूछ रहा है इस सर्किट में करंट कितना होगा। तो चिल्ड्रन, आप जानते हो कि अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाऊं, अगर ये वोल्टेज होगा तो क्योंकि कैपेसिटर है इसलिए करंट लीड करेगा। लीड करना मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाना, तो वोल्टेज से करंट एंटी क्लॉकवाइज जाएगा 60 डिग्री। अगर मैं इसका सर्किट डायग्राम बनाऊं और ये वोल्टेज है और ये इंडक्टर है, तो इंडक्टर की वजह से करंट लैग करेगा,
तो लैगिंग होगी 60 डिग्री की, इस तरीके से। तो चिल्ड्रन, कैपेसिटर करंट को 60 डिग्री लीड कराने की कोशिश कर रहा है, इंडक्टर करंट को 60 डिग्री लैग कराने की कोशिश कर रहा है। अगर दोनों को साथ में कनेक्ट कर दिया तो करंट ना लीड हो पाएगा ना लैग हो पाएगा। ये 60 डिग्री लीड कराने की कोशिश कर रहा है करंट को, ये 60 डिग्री लैग कराने की कोशिश कर रहा है। अगर दोनों को साथ में लगा दिया तो जो करंट है ना लीड कर पाएगा ना लैग कर पाएगा। तो हियर करंट कैनॉट लीड और लैग। करंट ना तो लीड कर पाएगा ना लैग कर पाएगा, यानी कि ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन जाएगा, यानी कि ये रेजोनेंस में आ गया है। करंट ना लीड कर रहा है ना लैग कर रहा है, मतलब प्योर रेजिस्टर बन गया, मतलब ये पूरा सर्किट रेजोनेंस में आ गया है। देयरफॉर द सर्किट इज इन रेजोनेंस। और रेजोनेंस में जेड की क्या वैल्यू होती है? जेड की वैल्यू आर होती है। तो जेड की वैल्यू हमें मिल गई 2 ओम। अब तो बस इसने करंट पूछा है, चलो यहां निकाल देता हूं मैं। अब इसका जो वोल्टेज है वो 10√2 है, लेकिन 10√2 पीक वोल्टेज है। तो आरएमएस वोल्टेज क्या हो जाएगा? पीक वोल्टेज डिवाइड बाय √2। तो आरएमएस वोल्टेज है 10 वोल्ट। अब वोल्टेज पता है, इंपीडेंस पता है, तो करंट मिल जाएगा। करंट हो जाएगा वोल्टेज डिवाइड बाय इंपीडेंस। 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, एक रेजिस्टर है 5 ओम का और उसे वो सीरीज रेजोनेंस में है विथ इंडक्टर ऑफ 1 मिली हेनरी एंड कैपेसिटर ऑफ 1 मिली फैरेड। यानी एक रेजिस्टर है 5 ओम का, इंडक्टर है 1 मिली हेनरी और कैपेसिटर है 1 मिली फैरेड, और ये सब रेजोनेंस में है। दे आर इन रेजोनेंस, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। तो हमें क्वालिटी फैक्टर पूछा है। चलो हम जानते हैं क्वालिटी फैक्टर होता है ओमेगा नॉट L/R, लेकिन ओमेगा नॉट नहीं है अपने पास, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को हम कैसे निकाल सकते हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/√LC। तो ये हो जाएगा 1/√, L की वैल्यू दी है 1 मिली, C की वैल्यू भी दी है 1 मिली, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1/10⁻³ यानी कि 1000 रेडियंस पर सेकेंड। अब बस क्वालिटी फैक्टर में इस 1000 को पुट करना है, ओमेगा नॉट की वैल्यू मिल गई है। अब तो बस क्वालिटी फैक्टर में इसको पुट करना है, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू एल की वैल्यू है 1 मिली हेनरी अपॉन आर की वैल्यू है 5, तो क्वालिटी फैक्टर है वो हो जाएगा 0.2। तो द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर इज 0.2। नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, एक डायग्राम दिया है और आपको पूछा है इस ए बी सी और डी इन 4 पॉइंट्स में से किस पॉइंट पे सर्किट इंडक्टिव होगा। जरा सोचिए, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, दिखने में भयानक दिख रहा है। चलिए जरा ध्यान से देखिए, ये क्या है? ये एक्सेल का ग्राफ है वर्सेस फ्रीक्वेंसी। दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्सेल, दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्ससी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, एंड दिस इज रेजिस्टर। चलो यहां पे देखो क्या हो रहा है। इस पॉइंट पे एक्सेल और एक्सी मीट कर रहे हैं, मतलब एट दिस पॉइंट एक्सेल एंड एक्सी आर इक्वल। तो इस पॉइंट पे एक्सेल और एक्सी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट ए, ये इस पॉइंट पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और हमें पता है अगर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हुई तो सर्किट इंडक्टिव होता है। तो ये जो ए है, इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी, इससे बड़ी फ्रीक्वेंसी इंडक्टिव होगी। तो इससे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? सी।
देयरफॉर एट सी सर्किट बिहेव इंडक्टिव। चिल्ड्रन, अगला कंसेप्ट है पैरेलल एलसीआर सर्किट। इस सर्किट में रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे और इसे हम एसी वोल्टेज सप्लाई करेंगे। तो ये कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टर। हालांकि ये सर्किट एनसीईआरटी में नहीं दिया है, पर कभी कभी इसे पूछ लिया जाता है। एम्स में 1-2 बार आ चुका है और जेडब्ल्यू मेंस में भी आ चुका है। सिर्फ इसका फॉर्मूला क्या है हमें वही देखना है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना। ये एग्जैक्ट अपोजिट होता है, इट इज एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ सीरीज एलसीआर। सीरीज का एकदम उल्टा होता है, यानी कि जब ये रेजोनेंस में होता है, इन पैरेलल एलसीआर रेजोनेंस, जब सीरीज एलसीआर होता था तो रेजोनेंस पे Z मिनिमम होता था, यहां पे Z इज मैक्सिमम। तो यानी कि इसका जो Z का ग्राफ बनेगा, Z वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, वो कुछ ऐसा बनता है। सीरीज एलसीआर के एकदम उल्टा। सीरीज एलसीआर ऊपर से नीचे आता है, ये ऊपर से नीचे जाएगा और ये जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और अगर मैं इसका करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी बनाऊं तो ये कुछ इस तरह से होता है, यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट मिनिमम हो जाता है, जबकि सीरीज में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम होता है। और यहां पे जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला वही रहता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज 1/2π√LC। तो जो पैरेलल एलसीआर सर्किट है ये सीरीज एलसीआर के एग्जैक्ट अपोजिट रहेगा। रेजोनेंस में इसका Z मैक्सिमम हो जाएगा और इसके मैक्सिमम Z की वैल्यू होगी R, और रेजोनेंस पे इसका जो करंट है वो मिनिमम हो जाएगा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वही रहेगा, बाकी न्यूमेरिकल्स वगैरह सब सेम होते हैं, बस इसमें करंट मैक्सिमम की जगह मिनिमम और इंपीडेंस मिनिमम की जगह मैक्सिमम होता है।